हे एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। अभी मैं शाम को स्कूल से आया हूँ पढ़ा करके, और बारिश भी हो रही थी तो थोड़ा भीग गया था। तो ठंड तो है ही है। उसके बाद मैंने एक जल्दी से चाय पी है। उसके बाद आपके लिए फिर से मैं आ गया हूँ, और एक नए टॉपिक के साथ। 1857 का विद्रोह, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की पहली लड़ाई, है ना। या इसको हम कह सकते हैं, मतलब कि राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो अस्पष्ट थी, है ना। वो खुल करके सामने नहीं आई, कह सकते हो एक शुरुआत थी। और कैसे शुरू हुआ, क्या कैसे, है ना। तो अंग्रेज हमारे देश में अपनी जड़ें जो जमाते हैं वो 1757, सभी को याद होगा। 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति स्थापित की, और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत पर, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके द्वारा अब वो और भी मजबूती से भारत में स्थापित हो जाते हैं, और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं ना। तो इस प्रकार से ये बात शुरू होती है। और ठीक उसके 100 साल बाद, यानी कि 1857 में हमारे देश में आज़ादी की पहली लड़ाई होती है। आज़ादी की लड़ाई, खुद की आज़ादी की, है ना। आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मैं बात कर रहा हूं वो खुद की आज़ादी की लड़ाई की बात है। खुद खुद की खुद की आज़ादी, खुद की आज़ादी। खुद की आज़ादी से क्या मतलब है? यानी कि अपनी आज़ादी, यानी कि तो राष्ट्रवाद पे हुआ नहीं। देश के लिए बात हो तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा चलते हैं बैकफुट पे। इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर क्रांतियां हुई और राष्ट्रवाद की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आई। जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्पष्ट रूप से ये क्रांति आती है, और फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत होता है, राजा को गद्दी से हटाया जाता है, और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा होती है। ओके। और उसके बाद फिर अमेरिका में भी क्रांति, फिर रूस की भी क्रांति। लेकिन एक प्रेरणा स्रोत का काम कौन सी क्रांति कर रही थी? वो थी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके। उसके बाद जो मैंने बताया था कि मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग कल्चर, उसके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की कहानियां छप करके दुनिया के देशों में गई, और उसी क्रम में ये हमारे देश में भी आई। ठीक है। तो उस क्रम में हमारे देश में ये साहित्य छप करके आए इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में। उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो इंग्लिश की जानकारी रखता था, उसने धीरे धीरे लोगों को समझाया, बताया, और उस कहानी के, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की कहानियां जो है हिंदी में भी अनुवादित हुई और लोगों के सामने पेश हुई। तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रही थी कि अगर एक सब लोग संगठित हो जाएं तो क्यों नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे देश में 57 की क्रांति होती है। इस क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण कोई एक नहीं होता है, कारण जो होते हैं वे बहुत सारे होते हैं। कितने कारण होते हैं? बहुत सारे कारण। कारण बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक कारण ऐसा है, होता है जो तात्कालिक होता है, जिसके बाद तुरंत जो है वो क्रांति में बदल जाती है। ओके। तो इसी प्रकार से कौन कौन से वो रीजन थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई 1857 की? बहुत सारे रीजन थे। जैसे कह सकते हो राजनीतिक कारण। ओके। फिर है सामाजिक कारण, फिर है आर्थिक कारण, और एक और ले सकते हैं राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, फिर सैनिक कारण भी हो सकते हैं, सैनिक कारण। उसके बाद तात्कालिक कारण। ओके। तो इन सब कारणों से ये क्रांति होती है। बात करें
राजनीतिक कारण की। तो राजनीतिक कारण में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति। देखिए क्या थी, जैसे सहायक संधि मैंने यहां पर नोट कर दिया है। तो सहायक संधि जो है किसके द्वारा लाई गई? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक ये हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के क्या रहते हैं? गवर्नर जनरल। और ये चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार हो, और इसी क्रम में इन्होंने देशी रियासतों पर सहायक संधि सौंप दी। यानी कि उनके ऊपर वो सहायक संधि को थोप दिया कि आपको इसका पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो है रियासत, इसको हम ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लेंगे। उसके बाद शुरू हुआ सहायक संधि का दौर। कौन कौन सी सहायक संधियां, सबसे पहले किसने इस सहायक संधि को स्वीकार किया? हैदराबाद। इस संधि के तहत होता ये था कि एक अंग्रेज रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा, एक अंग्रेजी सेना भी, वो भी आपके ही खर्चे पर रहेगी, उसका खर्चा भी आपको निर्वहन करना पड़ेगा। कोई युद्ध करना है आपको, यानी कि इन रियासतों को, या कोई संधि करनी है, तो उसके लिए आपको पहले ये करना होगा, जो रेजिडेंट है उससे सलाह मशविरा करना होगा। जब वो ओके करेगा तभी आप संधि कर सकते हैं या युद्ध कर सकते हैं ना। तो ये सहायक संधि की शर्तें थी। तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था किसने? हैदराबाद ने 1798 में। हैदराबाद है ना। तो हैदराबाद सभी जानते हो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद वर्तमान में, उस समय तो एक ही था। तो हैदराबाद जो थी रियासत, इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया 1798 में। ओके, 1798 में स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर 1799 मैंने मेंशन कर दिया है। 1799 में मैसूर वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है ना। उसके बाद है तंजौर। ये तंजौर जो है, तंजावुर भी कहते हैं, ये पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में, तंजौर। तो इसने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद आपका आता है अवध प्रांत। अवध प्रांत इसने 1801 में। उसके बाद जो पेशवा थे, पेशवा माने जो मराठे थे, मराठों में सर्वोच्च जो पद होता था वो पेशवा, तो ये पूना में रहते थे महाराष्ट्र में। तो ये पेशवा ने 1802 में ये संधि को स्वीकार किया, सहायक संधि को। और नागपुर के भोसले, इन्होंने 1803 में इस संधि को स्वीकार किया। उसके बाद एक नाम लास्ट में आता है सिंधिया, यानी कि ग्वालियर के। ग्वालियर कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो इन लोगों ने संधि को स्वीकार कर लिया। आपस में मतभेद था इनके अंदर, तो स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सब ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब एग्जाम में कैसे क्या आता है कि डेट वाइज आता है, तो लोगों को थोड़ा याद करने में भी दिक्कत होती है। तो मैं थोड़ा एक सोचता हूं कि कुछ ट्रिक बनाई जाए ताकि आप लोगों के लिए वो आसान हो जाए। ओके, तो वो ट्रिक क्या है देखते हैं, अगर बन सकती है तो। जैसे है मशरूम, है मशरूम, बोलते तो मशरूम है लेकिन बताते हैं है मशरूम ताजा, है मशरूम ताजा, है मशरूम ताजा। अब हम यहाँ पर अवध को थोड़ा, ये जो बा लिखा है इसको हम बा कर लेंगे, हो जाएगा अब। अगर आपको याद है तो आपके लिए अगर इतना भी हिंट मिल जाए तो पर्याप्त है। तो अब है ना, तो ये हो गया। उसके बाद ये होता है अवध, यानी कि अब। इसके बाद हम इसमें ले लेते हैं पेशवा में पेश, यानी कि पेश माने आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है। पेश पेश हो रहा है, तो अब आप उसको लेंगे ही। तो पेश ले सीधा,
तो आई थिंक कुछ आपको समझ में आया होगा। है मशरूम ताजा, अब पेश ले सीधा, है ना। इसके बाद आपको अब ये जो मशरूम है ये है 1800 का, 1800 रुपीस का, है ना। है मशरूम ताजा, अब पेश ले सीधा, 1800 रुपए ले देना, हो गया। तो हैदराबाद, तो मशरूम, अगर आपको मैसूर कभी आपने याद किया है, वो स्मृति में पड़ा है, तो हल्का सा भी हिंट पर्याप्त होता है एग्जाम टाइम में। तो आप मशरूम कर लेंगे तो मशरूम मैसूर आपको याद आ जाएगा। तंजौर है, ताजा है तंजौर, और तो तंजौर बन जाता है। अवध, अब अवध मैंने याद किया था, तो ऐसे पेश है तो बहुत आसान हो गया। ले, अगर आपने भोसले याद कर रखा है तो आपको याद हो जाएगा। सीधा, सिंधिया ना। तो ये एक सेंटेंस बनाया है ताकि आपको क्लू मिल जाए, एक जो है हिंट मिल जाए। ताजा, तंजौर ना, और 1800 रुपए। ये मैंने 1800 रुपए क्यों लगाया है, आपको ध्यान रखना है इसमें, इस बात का। पहली सहायक संधि हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार की, है ना। 1798 आपको केवल याद करना है, 1798, 99, 99, 1800, 1798 फिर 99, 99 दो बार है, ध्यान रखेंगे। 1798 फिर 99, फिर 99, आपको 1800 भूल जाना है। उसके बाद 1 2 3 4 याद कर लेना है। कैसे? 1798 फिर 99, 99, 1800 को थोड़ा भूल जाना है, फिर 1801 2 3 4। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। है मशरूम ताजा, अब पेश ले सीधा, है ना। ताजा मशरूम है, अब आपके सामने पेश हो रहा है, अब उसको ले लो 1800 रुपए देकर के, हो गया। तो इस प्रकार से आप ये एक फॉर्मूला बना सकते हो, ट्रिक, है ना। अब दूसरा, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इन्होंने बहुत विकास का काम किया है अपने इंडिया में। रेलवे की शुरुआत, डाक तार व्यवस्था की शुरुआत सभी इन्होंने ही शुरू करवाया। इन्होंने भी कहा कि क्यों ना हम भी, जैसे लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा इनका अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, तो एक प्रेरणा के रूप में ये इनके लिए काम कर रहे, तो फिर इन्होंने भी को सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करें कि ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो। तो इसीलिए इन्होंने राज्य हड़पने की नीति लागू कर दी। राज्य हड़पने की नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कह सकते हैं, या व्यापकत्व का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे। तो राज्य हड़पने की नीति के तहत, राज्य हड़पने की नीति के तहत क्या क्या होता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो सबसे पहले सतारा जो था, जो कि महाराष्ट्र में है, इसने जो है इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकत्व का सिद्धांत वो लागू किया, और इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जिनके लीगल उत्तराधिकारी मतलब नहीं थे, या जो गोद ले लेते थे, वो मानित नहीं थे। तो फिर सतारा महाराष्ट्र पड़ता है ना। तो 1848 में ध्यान रखना है आप लोग, जैतपुर जो कि उत्तर प्रदेश की एक रियासत थी, 1849। उसके बाद आपका आता है बघाट, हिमाचल प्रदेश में, ओके, 1850 में। फिर उदयपुर सभी जानते हैं, राजस्थान में रियासत, 1852 में। फिर है झांसी, 1853 में। नागपुर सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में, 1854 में। फिर एक आता है करौली, ये पड़ता है राजस्थान में, ओके, 1855 में। उसके बाद है अवध, 1856 में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अवध को जो है कुशासन के आधार पर शामिल किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, है ना। तो आपने देखा ये राज्य हड़पने की नीति के तहत। इसमें आपके लिए भी मैंने एक फार्मूला तैयार किया है, अगर सही लगे तो आप लोग भी उसको नोट आउट कर लेंगे। इसको मैं लिखे देता हूं आप लोगों के लिए थोड़ा यहां से। तो कैसे, जैसे सतारा है तो कैसे हम करेंगे, सजा, सतारा, जैतपुर। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है आपको। सजा घाट यानी कि बघाट, ओके, सजा घाट हो गया। घाट जो है वो सज चुके हैं। उसके बाद कोई
जो आदमी है उदय को समझा रहा है कि उदय यानी कि उदयपुर, उदय झांसी यानी कि झांका, झांका, उसके बाद ना, मतलब कहीं झांको ना, ओके, झांका ना, उसके बाद करौली यानी कि करो, झांका ना करो अब माने अवध। तो एक प्रकार से ये भी एक फार्मूला आपका, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको जो है कर सकते हो। तो सजा घाट है ना, सजा घाट, सजय यानी कि इसमें दो हैं, सतारा, जैतपुर, सजय, जैतपुर, अगर आपको याद है तो इतना ही हिंट पर्याप्त होता है। बघाट घाट, सजा घाट, उदय, झांका न करो, झांका न करो क्या अब, झांका न करो अब, यानी कि आपको अब इसमें करना क्या है कि 51 रुपए दे देना है, 51 रुपए दे देना है, यानी कि आपको 51 नहीं बीच में याद रखना है, बस भूल जाना है। और सीरियल सब सारे सन चलेंगे 1848, ओके, 1848 चल रहा है, 1848, 49 है ना, 50, आपको एक मिस कर देना है, 51, 51 रुपए क्योंकि आपने दे दिए हैं। उसके बाद 52, 53, 54, 55, 56, ये हो गया आपका राज्य हड़पने की नीति के तहत जो रियासतें शामिल की गई थी उनको शामिल किया गया। इस प्रकार से आपने देखा सहायक संधि और राज्य हड़पने की नीति के तहत किस प्रकार से इन सारी रियासतों को शामिल किया गया। तो ये सारी रियासतें, मैंने कहा था ना कि जो क्रांति हुई थी ये खुद की आजादी के लिए हुई थी, यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ये रियासतें अपनी आजादी के लिए लड़ना चाह रही थी, ना कि देश के लिए। ये चाह रहे थे कि इनको रियासत इनको मिल जाए, क्या समझे आप लोग, रियासत मिल जाए यानी कि खुद की आजादी मिल जाए। हम फिर से जो ओहदा था, जो पद था हमारा, जो रुतबा था, जो जीवन शान शौकत वाला हम जी रहे थे, वो हमको फिर से मिल जाए। तो ये क्या कोई कह सकते हो कि ये देश की पहली आजादी की लड़ाई थी? नो, ये तो अपने लिए लड़ाई लड़ी गई ना, स्वार्थी लड़ाई, ओके। तो आप लोग जो है इसको जरूर लिख लेंगे, डेट डाल लेंगे, सबसे ज्यादा एग्जाम वगैरह में यही पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक काल में आप ये भी लिख सकते हो, लिख क्या आपको यही लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओके। इसके बाद ये रियासत के लोग परेशान हो गए हैं ना कि हमको आजादी चाहिए, देश के लिए नहीं खुद के लिए, ओके। इसके बाद आता है राजनीतिक कारण हो गया आपका, अब है आर्थिक कारण। क्या है? बंगाल को जीतने के बाद इजारेदारी प्रथा शुरू हुई थी, भू राजस्व व्यवस्था शुरू हुई थी, लैंड रेवेन्यू, टैक्स वसूलना, लगान लगाना, ऊंची दर। तो इस प्रकार से शुरू हुआ, किसानों का शोषण शुरू हुआ। किसका? किसानों का शोषण शुरू होता है। किसानों का किस प्रकार से, आप लोगों ने सुन रखा होगा, किसानों का शोषण किस प्रकार से होता है? वो होता है स्थायी बंदोबस्त, ओके, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। अगर आप लोग जानते हो तो जानते होंगे, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है बंगाल से हुई, बंगाल से होती है 1793 में। डेट में कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा या लिखते समय मिस्टेक हो। तो बंगाल में 1793 में इसकी शुरुआत होती है कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का 19% आता था, ये याद रख लेंगे आप लोग, 19% आता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ। इसके तहत क्या होता था कि जमीन, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ठेका दे दिया था कि तुमको टैक्स वसूलना है और ला करके सरकारी खजाने में जमा करना है। इसको सूर्यास्त कानून भी कहा गया, जमींदारों को ही कहा गया था कि तुमको टैक्स वसूलना है। तो इस प्रकार से शुरू होता है जमींदारी प्रथा, जिसका काम था किसानों से टैक्स वसूलना ऊंची दर पर, एक्स्ट्रा वसूल करके, जो बंधा सिस्टम था वो दे करके ये शोषण करने लगे जमींदार किसानों का, ओके।
अगर जो जमींदार जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी हड़प ली जाती थी, उसको जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था। तो इसी दर से ये लोग टैक्स वसूलते थे और जबरियन इसमें से 89% जो है वो ब्रिटिश खजाने में जाता था और 11% ये जमींदारों के लिए था। तो इस प्रकार से किसानों का शोषण शुरू हुआ, जमींदारों का भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, है ना। तो इस प्रकार से इसमें पहले अंग्रेज था, फिर बीच में जमींदार था, फिर उसके बाद किसान वर्ग। तो यानी कि किसान भी परेशान है अपनी जमीन पर मालिकाना वो अधिकार पाने के लिए, जमींदार अपनी जमींदारी के लिए परेशान। तो निकल के आया ना, एक राजा परेशान है और किसान परेशान है और जमींदार परेशान है। देख लीजिए आप, ये खुद के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो उसमें अभी राष्ट्रवादी सोच नहीं पैदा हुई है। ओके, तो इस प्रकार से शुरू हुआ। अब आपने देखा स्थायी बंदोबस्त रखी आ रही है, तो स्थायी बंदोबस्त ये शुरू होता है, स्थायी बंदोबस्त। ओके, इसके बाद दूसरी जो व्यवस्था शुरू होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। हालांकि रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से पहले शुरू हो जाती है, आप लोग को ध्यान रखना है। 1792 में थॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू होता है। कहां पर? बारह महल जिले में। ये कहां पड़ता है आपका? मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, इधर तमिलनाडु जिसको कहते हो आप लोग, मद्रास में शुरू हुआ था। इसके बाद ये व्यवस्था आगे भी फैलती है, आगे बढ़ जाती है, बंबई में भी लागू होती है, बंबई। उसके बाद असम में भी लागू होती है। ओके, उसके बाद ये लागू होती है कहां पर? सिंध प्रांत में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे क्या था कि सीधे किसान प्लस अंग्रेज, इसमें कोई जमींदार नहीं था, कोई बिचौलिया नहीं था। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयत माने प्रजा, उनके द्वारा आपस में जुड़े थे। तो आपने देखा, अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितनी भूमि आती थी ब्रिटिश साम्राज्य में? 51%। ध्यान रखना है आपको। ओके, और एक तीसरी व्यवस्था थी, स्पेस की कमी है थोड़ा, यहां पे मैं लिखे देता हूं आप लोगों के सामने, महालवाड़ी। ओके, महालवाड़ी व्यवस्था। इसके ये कई गांवों के समूह में जो गांव मुख्य होता था उसको चुन लिया जाता था, उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि तुमको टैक्स वसूलना है अपने आसपास के गांव से और ला करके उसको जमा करना है कहां पर? सरकारी कोष में। ओके, ट्रेजरी में। उसके बाद ये महालवाड़ी व्यवस्था कहां शुरू होती है? ये शुरू होती है पंजाब में और मध्य प्रांत में, है ना, मध्य प्रांत में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होती है। महालवाड़ी व्यवस्था यहीं पर लागू थी, महालवाड़ी। एक नाम याद रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? इसका जनक कौन था? वो था हाल्ट मैकेंजी। याद रखेंगे आप लोग, हाल्ट मैकेंजी। याद करना आसान है इनका नाम। महाल में हाल आ रहा है, वैसे इनका नाम भी है हाल्ट मैकेंजी। ओके, तो इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की और इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ये आर्थिक कारण में आएगा, किस प्रकार से भूमि व्यवस्था के द्वारा किसानों का शोषण किया गया है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, आप लोग उसको नोट आउट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। एक ये जो मैंने बताया है, ये यहाँ पर मैंने बता रखा है, और इसके अलावा ये जो मैंने आप लोग को बता दिया है, इसमें बहुत पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये इसमें हो गया, एक हो गया राजनीतिक कारण, दूसरा हो गया आर्थिक कारण ना।
सामाजिक कारण में क्या था? सामाजिक कारण में ये था कि किस प्रकार, सामाजिक कारण में ये था कि कुछ धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारण माने जब अंग्रेज भारत में आए तो इन लोगों ने कई प्रकार की बुरी प्रथाओं को समाप्त किया, जैसे बलि प्रथा, है ना, और क्या कहते हैं सती प्रथा, जो कि सही भी है, उन लोगों ने खत्म किया, बिल्कुल सही किया। इन सब का भी इन लोगों के साथ, इन सब का ही बड़ा विरोध हुआ। कई कट्टरपंथी हिंदू अंग्रेजों के विरोधी बन गए कि ये तो आप लोग हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन लोगों ने, जो कि सही प्रथा, जो कि बुरी प्रथाएं थी, अंग्रेजों ने उसको खत्म किया, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये भी कुछ धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। धार्मिक कारण में जैसे ये था कि जब सैनिक सेना में भर्ती होता था तो उसको टीका लगाने का मना कर दिया कि आप टीका नहीं लगा सकते हो, कानों में कुंडल नहीं पहन सकते हो। तो इस प्रकार से ये इनके जो धर्म था हिंदुओं का, मुसलमानों का, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। और जो प्रथाएं समाप्त की अंग्रेजों ने, वो बिल्कुल सही किया उन्होंने, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से वो लग रहा था कि बहुत बुरा हुआ, है ना। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सोच के चलिए आप लोग। तो इस प्रकार से, तो और सेना में भी इनके साथ भेदभाव होता था। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये भी समझा कि सामाजिक कारण क्या थे, है ना, यानी कि बुरी प्रथाओं को खत्म करना भी इनके लिए भारी पड़ गया, अंग्रेजों के लिए, है ना, और क्रांति भी हुई। इसके बाद आपका आता है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत बहुत बहुत दिनों से चल रहा था कि क्रांति होना है, प्लान बन रहा था उसका। उस प्लान के तहत क्या हुआ, तय किया गया था कि 31 मई, है ना, 31 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजेगा। 31 मई 1857, सभी लोग नोट कर लेंगे। 31 मई 1857 को तय हुआ कि क्रांति होना है। और तो इस प्रकार से, लेकिन उस क्रांति का चुनाव चिन्ह क्या था, प्रचार कैसे कर रहे थे लोग, कुछ प्रचार के माध्यम भी होते हैं ना, जैसे आजकल कंपनियों का प्रचार होता है तभी तो लोग जान पाते हैं। उसी प्रकार से इस क्रांति के लोग भी चाहे तो कुछ प्रचार प्रसार किया जाए कुछ माध्यमों से। तो वो माध्यम क्या थे, चपाती यानी कि रोटी और कमल का फूल, ये दोनों चीजें जहां जहां लोग जाते थे उसको घर घरों में देते थे और कहते थे कि 31 मई 1857 आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो इस प्रकार से घूम घूम करके इस क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ, रात दिन जाग करके। ओके, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्रांति 10 मई को ही शुरू हो जाती है। क्रांति 10 मई को ही शुरू हो जाती है। कब शुरू होती है? 10 मई 1800, सन वही बार बार आ रहा है, 10 मई 1857 को ही शुरू हो जाती है। कहां से? मेरठ से शुरू हो जाती है। क्यों? थोड़ा चलते हैं बैरकपुर, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर, मंगल पांडे हैं वहां पर, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक हैं वो मंगल पांडे। और उनके सामने एक र्यूमर फैल जाता है, एक अफवाह फैल जाती है कि ब्रिटिश कंपनी ने एक नई राइफल शामिल की है सेना में, जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल याद रखना है आप लोगों को। एनफील्ड राइफल नई नई मार्केट में आई थी, यानी कि और फिर उसके बाद सेना में भी लॉन्च किया गया उसको। और कहा गया कि जो इसमें कारतूस इस्तेमाल होती है, जैसे एक कारतूस है और उस कारतूस में मसाला भरा होता है, और जो इसका जो कवर होता है वो गाय और सुअर की चर्बी लगा एक कवर बना होता है, ताकि जो मसाला है अंदर उसमें नमी ना जाए, क्योंकि जो वैक्स होता है वो नमी को नहीं जाने देता था। और इसके बाद इसको जो है इस कारतूस का इस्तेमाल करना जब होता था, जब राइफल होती थी उसमें वो पूरी जो है कारतूस भरी नहीं जाती थी, उस पर ये मसाला लगा होता था, उसको काट करके जो उसमें मसाला भरा होता था उसको गन में भरते थे और तभी वो लोड होती थी और तभी उसमें फायर होता था। तो इस प्रकार से उसको दांतों से काटना होता था। तो कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। कह सकते हो एक प्रकार से ये र्यूमर फैलाया गया कि किस प्रकार से क्रांति शुरू हो। अफवाहें बहुत मायने रखती हैं किसी भी चीज को हवा देने में। अफवाहें क्या नहीं करा सकती, ये आप सभी लोग जानते हो। तो कह सकते हो कि एक अफवाह भी थी। उसके बाद लोगों ने मना कर दिया, मंगल पांडे ने मना कर दिया, लेकिन उनके पास प्रेशर बनाया गया। उसके बाद कर्नल बाग और जो थे हिरसे, उनके पर इन्होंने
फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद इनके ऊपर केस चलता है, कोर्ट मार्शल भी होता है इनका, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है बैरकपुर में। उसके बाद मेरठ में क्या चल रहा था, मेरठ में कुछ सैनिक सुबह सुबह गश्त कर रहे थे, और कहा गया कि कुछ ऐसा होने वाला है कि बदलाव आएगा, तो अफवाहें फैलाई गई। तो अचानक जो कैदियों को जेल में बंद कर दिया गया था, यहाँ से ला करके बैरकपुर से, कि विद्रोह ज़्यादा पनपने ना पाए, या जो कारतूस की बात है वो दब ही जाए। उसके बाद मेरठ से शुरू होता है ये 10 मई 1857 क्रांति शुरू हो जाती है। प्लान से पहले 31 मई 1857 से पहले ही 31 मई से पहले शुरू हो जाती है, 10 मई को शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये सारे जो सिपाही होते हैं उत्पात मचाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मुगल शासक सेकंड विराजमान हैं, 80 साल के हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, लेकिन वो असमर्थता जाहिर करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, किसी जमाने में आप ही हमारे गार्जियन हुआ करते थे, हमारे मुगल बादशाह होते थे। तो एक सम्मान के रूप में उनको चुना गया, और उनको और उन्होंने भी हामी भर दी कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो ओके। तो इस प्रकार से बहादुर शाह जफर जो हैं रेडी हो जाते हैं, तो क्रांति शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये क्रांति जो है, मैंने बता दिया है, इसमें फैल जाती है। झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब तात्या टोपे, बाद में वही तात्या टोपे झांसी के पास झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो जाते हैं। जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, बिहार वाला एक उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में के पास पड़ता है, उससे पहले पड़ता है, तो ये बिहार वाला है। यहाँ कुंवर सिंह थे ना, तो इस और लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, इन लोगों ने क्रांति की कमान संभाली और क्रांति शुरू हुई आधी अधूरी तैयारियों के साथ। मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे, आधी अधूरी तैयारियों के साथ ये क्रांति शुरू हुई, है ना। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से क्रांति शुरू हो गई। दिल्ली में कैप्टन हडसन, कानपुर में और लखनऊ में कैंपबेल, एक ही सैन्य अधिकारी सेनापति, और झांसी में ह्यूरोज, है ना। तो ये सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, इस क्रांति को दबाने का काम करते हैं। लखनऊ में रेजिडेंसी है, वहां पर भी हत्याकांड हुआ था। सभी को अगर किसी ने देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो जाना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी धरोहर है कि क्या हुआ था इतिहास में, अतीत में। तो इस प्रकार से एक क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि ये क्रांति सफल नहीं हो पाती है। इस क्रांति के सफल ना हो पाने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है इसका समय से पहले शुरू हो जाना। समय से पहले कैसे शुरू हुई? 31 मई को डेट थी, 10 मई को ही शुरू हो गई, और सभी लोग एक साथ होकर के लड़ नहीं पाए, ये सबसे बड़ी कमी थी। और जितने क्रांतिकारी थे सब अपना अपना पक्ष लेकर के ही चल रहे थे कि नहीं नहीं मेरी बात मानी जाए, नहीं इस तरीके से हो, तो यानी कि सामूहिक रूप से ये एक विद प्लान चल नहीं पाए, तो क्रांति में फेल हुए। इसके अलावा इनके पास आधुनिक हथियारों की भी कमी थी। संगठन का अभाव था इनके पास, संगठन का अभाव था इनके पास। संगठन की कमी थी इनके पास। आधुनिक हथियार भी इनके पास नहीं थे। अंग्रेजों के पास तो एनफील्ड राइफल ही थी, है ना। इसके अलावा सबसे बड़ी कमी जो थी कि लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ रहे थे। डाक तार व्यवस्था ने भी, दूरसंचार व्यवस्था ने भी इनके लिए दिक्कतें पेश की। किसके लिए? भारतीय क्रांतिकारियों के लिए। इसी वजह से ये संगठित नहीं हो पाए और अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। क्यों? अंग्रेज जीत गए, उनको सफलता क्यों मिली? क्योंकि जो इनके कैंपबेल, कर्नल नील और ह्यूरोज और हडसन जो लगाए गए थे सेनापति, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले थे, बहुत ही अनुभवी थे। इनका अनुभव दिखता था। इसी अनुभव के बल पर ही संख्या में कम होते हुए भी इन्होंने विजय पा ली। और 58 खत्म होते होते क्रांति खत्म भी हो गई। दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, क्योंकि जो ये सैन्य अधिकारी लगाए गए थे इनके पास भारत के बाहर के देशों में लड़ाई करने का भी बड़ा अनुभव था, तो अनुभवी लोगों को लगाया गया और इस प्रकार से उन्होंने इस क्रांति को
कैसे भी करके खत्म किया। जाबाज हमारे भी क्रांतिकारी थे, लेकिन जो मैंने बताया, संगठन की कमी, दूरसंचार की कमी, हथियारों की कमी, इन सब की वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, समय से पहले शुरू हो गई थी, है ना। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना। सैन्य कारण में क्या था वो मैंने बता दिया है, तात्कालीन कारण जो था ये सैन्य कारण ही था जिसकी वजह से ये क्रांति शुरू हुई ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, राजनीतिक कारणों को भी जान लिया, सामाजिक कारणों को भी जान लिया, आर्थिक कारणों को भी जान लिया, तात्कालिक और सैनिक कारणों को भी जान लिया। कहाँ कहाँ हुई क्रांति, कुछ स्थानों को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है, आप लोग इसको जरूर लिख लेना। चुनाव, इस क्रांति का चिन्ह क्या था, इसकी पहचान क्या थी, जिसके बल पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति, ये क्रांति स्पष्ट नहीं था राष्ट्रवादी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस क्रांति ने कहीं न कहीं इन क्रांतिकारियों को या भारतीयों को सोचने पर मजबूर किया कि हमको अपने उद्देश्यों के लिए नहीं लड़ना है, हमको अपने उद्देश्यों के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि अपने स्वार्थ को त्याग करके हमें भारत के लिए लड़ना होगा। तो कुल मिलाकर के ये क्रांति को हम असफल नहीं कह सकते, इस क्रांति को हम असफल नहीं कह सकते। इसने हमको सिखाया कि हम असफल क्यों हुए, कमियां लोगों को समझ में आई, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों में राष्ट्रवादी सोच पैदा होती है, और 1942 के आते आते लोग स्वतः इतने जागरूक हो जाते हैं कि अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ता है। तो ये हमारे देश की पहली क्रांति, स्वतंत्रता की क्रांति, आजादी की क्रांति, लेकिन ये स्वार्थी विचारधाराओं से ग्रसित थी, स्वार्थी, है ना। तो आपने देखा, और थोड़ा मैं हट जाता हूं, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सब लोग इसको जो है नोट आउट कर लेंगे कि किस प्रकार से ये क्रांति जन्मी, और राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, ये संधियां आप लोग को दो तीन बिंदु पर ध्यान रखना है। पहले तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली वाली, कब जो मैंने ट्रिक बताई है उसको लिख लेंगे, राज्य हड़पने की नीति जो मैंने ट्रिक बताई है उसको कर लेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, मैं यहाँ लिखे देता हूँ उनका नाम भी, लॉर्ड डलहौजी, ओके, लॉर्ड डलहौजी, ये इन्होंने, है ना। तो ये हो गया, और ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इसको आप लोग जरूर नोट आउट कर लेंगे और फार्मूले को ऐसे याद कर लेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम में भी आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो। तो आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कभी कभी मैं आप लोगों के लिए कुछ मैप भी लेकर के आऊँगा, मैप की भी जानकारी दूंगा ताकि आप लोगों को भी कभी थोड़ा ये मैप का नॉलेज हो, क्योंकि बिना मैप के आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ना। तो कभी कभी हम मैप सेशन भी लेकर के आएंगे और कुछ मुद्दों पर भी बात करेंगे, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ। लाइक करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। ओके, थैंक यू।